अब हम करेंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन। देखो सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स टू द अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब देखिए इसका मतलब क्या है। सबसे पहले तो मोमेंटम क्या होता है। देखो इस मोमेंटम को हमने डिनोट किया है P से, इस मोमेंटम को हमने डिनोट किया है P से, और हम देख रहे हैं कि मोमेंटम जो है वो प्रोडक्ट होता है मास और वेलोसिटी के। मास और वेलोसिटी दोनों का प्रोडक्ट जो होता है वो होता है आपका मोमेंटम। तो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट मोमेंटम हो गया, ठीक है। और जो मोमेंटम है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये बोथ डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों बताता है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखो इसकी यूनिट क्या है। हमें पता है कि मास जो है उसकी जो एसआई यूनिट है वो किलोग्राम होती है, और वेलोसिटी जो है उसकी जो यूनिट है वो है मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो दोनों को कंबाइन कर देंगे तो मोमेंटम जो है उसकी यूनिट क्या आ गई, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये आ गई मोमेंटम की यूनिट। तो मोमेंटम जो है वो प्रोडक्ट होता है मास और वेलोसिटी का, एक वेक्टर क्वांटिटी है जो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों बताता है, और जो इसकी एसआई यूनिट है वो है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो मान लो कि हमारे पास क्या है, मान लो हमारे पास इनिशियली एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास जो है वो क्या है, m है। मान लो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है, m है। ये जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। और फाइनली जो है इनिशियली जो इसकी वेलोसिटी है वो u है, और फाइनली जो है वो एक वेलोसिटी पे पहुंचता है v वेलोसिटी के ऊपर, ठीक है। टाइम t के ऊपर वो जो वेलोसिटी है उसकी चेंज हो जाती है, और जो उसकी फाइनल वेलोसिटी है वो v हो जाती है, ठीक है। तो इनिशियली जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा, m इंटू यू, क्योंकि मास और वेलोसिटी दोनों का प्रोडक्ट होता है, तो मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी mu। जो फाइनल मोमेंटम होगा वो किसके बराबर होगा, फाइनली वो कहाँ पर पहुंचे, फाइनली जो वेलोसिटी है उसकी वो है v, और मास जो है वो तो सेम रहेगा। तो m इंटू वी जो है वो फाइनल मोमेंटम होगा, और इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, m इंटू यू, ये इसका इनिशियल मोमेंटम होगा। अब देखो चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम के अंदर क्या चेंज आया है, जब वो इनिशियल से फाइनल वेलोसिटी पे पहुंचा है तो उसकी क्या चेंज आया है मोमेंटम के अंदर, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है mv माइनस mu। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ये फाइनल मोमेंटम था mv माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब मास जो है वो कॉमन ले लेंगे, और v माइनस यू जो है वो ब्रैकेट में रह जाएगा। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो देखिए क्या होता है भाई, किसी भी चीज़ के आगे जो है मैं रेट ऑफ लगा देती हूँ तो इसका मतलब उस टर्म को हमें डिवाइड करना है टाइम से। जैसे मैं बोल रही हूँ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो इस ये जो मोमेंटम है इसको हम डिवाइड कर देंगे टाइम से, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, जो मोमेंटम है, चेंज इन मोमेंटम है, उसको हम टाइम से डिवाइड कर देंगे। तो ये हो गया आ गया आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया, m v माइनस यू डिवाइड बाई t के बराबर आ गया। अब देखो कि फोर्स क्या होता है, और फोर्स और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम में क्या प्रोपोर्शनलिटी है। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है किसी ऑब्जेक्ट का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स की। देखिए कैसे होता है, मान लो हमारे पास जो है हमें पता है कि जो फोर्स है उसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। हमें पता है फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। हमें पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डिवाइड बाई टाइम। तो v माइनस यू डिवाइड बाई टाइम हमने कर दिया, तो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया m इंटू वी माइनस यू डिवाइड बाई टाइम की। अब मान लो जो k है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर 1 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं और उसका जो मास है वो भी कितना है, 1 किलोग्राम है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, मान लो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो 1 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, और जो इसका मास है वो भी कितना है, 1 किलोग्राम मास है, तो जो इसका एक्सेलरेशन होगा वो भी कितना होगा, 1 होगा। तो ऐसे केस में जो k की वैल्यू आ जाएगी वो भी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो फोर्स जो है वो किसके बराबर आ गया, kma के बराबर आ गया। और अगर k की वैल्यू 1 है तो फोर्स जो है वो किसके बराबर आ गया, मास इनटू एक्सेलरेशन के, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो हमने क्या किया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो किसके बराबर आया था, m
इंटू वी माइनस यू डिवाइड बाई टाइम। और यहाँ देखो फोर्स जो है वो भी किसके बराबर है, m इंटू वी माइनस यू डिवाइड बाई टाइम। तो ये कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को मैं इस तरीके से डिनोट कर रही हूँ, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स का। भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है वो देखिए। भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि अगर मोमेंटम बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा, अगर फोर्स बढ़ेगा तो मोमेंटम भी बढ़ेगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी। जो चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है तो अगर उनमें एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज भी बढ़ेगी। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, मान लो कि अगर मैं कहती हूँ कि जो मोमेंटम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फोर्स, वैसे होता नहीं है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि अगर फोर्स बढ़ रहा है तो मोमेंटम घटेगा, और अगर फोर्स घट रहा है तो मोमेंटम बढ़ेगा। मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज घटेगी, दूसरी चीज घटेगी तो दूसरी चीज बढ़ेगी। ठीक है, पहली चीज बढ़ेगी। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसका मतलब ये है कि फोर्स बढ़ेगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी बढ़ेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम घटेगा तो फोर्स भी घटेगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। और यही है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स की। यही है हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है उसके कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे मान लो कोई क्रिकेट बॉल है, आप किसी हॉल में बैठे हुए हो, और जो है कोई बच्चे जो हैं वो या फिर आप किसी पार्क में बैठे हुए हो, किसी ग्राउंड में हो आप, और बच्चे जो है वहाँ पर क्रिकेट खेल रहे हैं, और दूसरी तरफ बच्चे जो हैं वो टेनिस खेल रहे हैं। तो मान लो कि आपके पास जो है वो एक बॉल आती है, एक क्रिकेट वाली बॉल आपको हिट करती है, और सेम वेलोसिटी से आपको टेबल टेनिस वाली बॉल जो है वो हिट करती है। तो क्या क्रिकेट वाली बॉल आपको ज़्यादा हर्ट करेगी या फिर टेबल टेनिस वाली बॉल ज़्यादा हर्ट करेगी? तो कौन सी ज़्यादा हर्ट करेगी? क्रिकेट वाली बॉल ज़्यादा हर्ट करेगी, क्योंकि उसका मास ज़्यादा होता है। तो फोर्स जो है वो मास के ऊपर भी डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है? मास के ऊपर भी डिपेंड करता है। और दूसरी चीज किसके ऊपर डिपेंड करता है? भाई वेलोसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो हमने देखा कि मास के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता तो चाहे टेबल टेनिस हो या क्रिकेट बॉल हो, दोनों ही सेम तरीके से हिट करती है ना, और दोनों सेम तरीके से हमें हिट तो किया लेकिन सेम तरीके से हमें हर्ट करती। दूसरा है भाई कि मान लो कि एक ट्रक है, वो जो है रेस्ट पोजीशन पे है, और रेस्ट पोजीशन पे होने की वजह से क्या हुआ, रेस्ट पोजीशन पे है तो क्या वो किसी को हर्ट करेगा? नहीं करेगा। लेकिन मान लो वही जो ट्रक है वो 5 मीटर पर सेकेंड बहुत कम स्पीड पे है, और उसके सामने कोई पर्सन आ जाता है, तो क्या वो उसको किल करेगा? हाँ, उसको किल करेगा। क्यों? क्योंकि अब वो वेलोसिटी में है, तो जो है वो वेलोसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। मास और वेलोसिटी दोनों का प्रोडक्ट होता है, और मास और वेलोसिटी दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर उसकी वेलोसिटी 0 होती तो वो हिट नहीं करता, वो उस पर्सन को किल नहीं करता। लेकिन अब उसकी कुछ वेलोसिटी है और मास भी बहुत ज्यादा है, तो वो उसको क्या कर देगा? किल कर देगा उस पर्सन को। थर्ड एग्जांपल है कि मान लो बुलेट है मेरे पास, मैं उस बुलेट को किसी गन की मदद से नहीं, मैंने एक बुलेट ली और मैं आपको ऐसे ही फेंक के मार रही हूं, क्या आप किल होगे? क्या आप मरोगे? नहीं, बुलेट हमारा कुछ नहीं कर पाएगी। ठीक है, केवल वो हमें लगेगी लेकिन हम वही किल नहीं कर पाएगी। लेकिन मान लो वही बुलेट मैं किसी गन की मदद से आपके ऊपर फायर कर रही हूँ, ठीक है, तो क्या वो उस पर्सन को किल करेगी? हाँ, उस पर्सन को किल करेगी। क्यों? क्योंकि अब उसकी वेलोसिटी बढ़ गई है, अब उसकी वेलोसिटी बढ़ गई है। तो फोर्स जो होता है या फिर जो मोमेंटम होता है वो दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, मास के ऊपर भी डिपेंड करता है और वेलोसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर जो गन है उसकी जो बुलेट है, अगर उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी तो वो पर्सन को किल कर देगी, और अगर उसकी वेलोसिटी बहुत कम होगी तो उस पर्सन को वो किल नहीं कर पाएगी। ठीक है, अब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के कुछ एग्जांपल हमें देखने हैं। ये तो हम बता रहे थे कि मास और वेलोसिटी जो है वो किस तरीके से डिपेंड करती है, कि मोमेंटम जो होता है वो मास और वेलोसिटी दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। अब देखिए क्रिकेट बॉल का एक एग्जांपल है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में। देखो, जब भी क्रिकेट बॉल जो है उसको जैसे कोई फील्डर जो है वो कैच कर रहा है क्रिकेट बॉल को, तो जब वो कैच करता है तो हाथों को पीछे की डायरेक्शन में लेके जाता है, इस तरीके से हाथों को लेके जाता है। ऐसा क्यों होता है? वो हाथों को पीछे की डायरेक्शन में क्यों लेके जाता है? ऐसा देखिए, तो हमें पता है कि जो हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है
वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम से, ठीक है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम से। मान लो हमारे पास बॉल है और हम उसे कैच कर रहे हैं, तो क्या हम उस बॉल के मास को चेंज कर सकते हैं? नहीं, वो तो जो है बॉल का मास वही रहेगा। क्या हम उसकी वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं? नहीं, हम वेलोसिटी को भी चेंज नहीं कर सकते, वो जिस वेलोसिटी से आ रही है उसी वेलोसिटी से आएगी। तो मास और वेलोसिटी को हम चेंज नहीं कर सकते, मान लो वो कांस्टेंट है। और टाइम जो है हम उसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। देखो कैसे, तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है आपका, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया टाइम से। और हमें पता है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ जो मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के। तो इसका मतलब फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के। तो मान लो अब जो क्रिकेट बॉल आ रही है, उस क्रिकेट बॉल को हमने क्या किया, हमारे पास क्या आ रही है, क्रिकेट बॉल आ रही है, उस क्रिकेट बॉल को हम कैच कर रहे हैं। कैच करते ही जो फील्डर होता है वो हाथों को पीछे की डायरेक्शन में लेके आता है। ऐसा क्यों होता है भाई? ऐसा इसलिए होता है कि अगर हम उस बॉल को वहीं पर जहां पे हमने कैच किया, अगर उसी जगह पे हम पकड़ के उसको रख लेंगे तो टाइम हमारा जीरो रहेगा। जो हमने मोमेंटम है, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, वो हमारा बहुत इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि टाइम हमने डिक्रीज नहीं किया। टाइम हमारा उसी टाइम पे, जिस टाइम पे हमने कैच किया, उसी टाइम पे वो जीरो हो गया, वो रेस्ट पोजीशन पे आ गई। तो अगर हम टाइम को, जो ये टाइम है, अगर हम इसको इंक्रीज कर दें, अगर टाइम को हम इंक्रीज कर दें, तो हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डिक्रीज हो जाएगा और हमारा फोर्स भी डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर हमने टाइम को डिक्रीज कर दिया, अगर हम टाइम को डिक्रीज कैसे कर सकते हैं कि उसको जैसे पकड़ा हमने, जैसे कैच किया है, उसको हम पीछे की डायरेक्शन में लेके आए ताकि वो रेस्ट पोजीशन में आए काफी टाइम में, ताकि वो रेस्ट पोजीशन में काफी टाइम में आए, थोड़ा उसको टाइम लगे, काफी टाइम नहीं, थोड़ा टाइम लगे। तो हमारा टाइम जो है वो हम बढ़ा रहे हैं, पीछे की तरफ हाथ करके हम उस टाइम को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो हमने टाइम को बढ़ाया तो हमारा फोर्स डिक्रीज हुआ, और हमारे हाथों को जो बॉल आई है, जो जिस फोर्स से वो आ रही है, वो उस फोर्स से नहीं, उससे कम फोर्स हमारे हाथों पर लगेगा और हमें, हमारे हाथों में दर्द कम होगा, वो कम हर्ट करेगी। लेकिन अगर जिस डायरेक्शन से, जिस वेलोसिटी से वो आ रही है और हमने उसको पकड़ लिया और हम हाथों को पीछे की तरफ नहीं लेके आए, तो जो फोर्स है वो ज्यादा लगेगा हमारे हाथों के ऊपर, क्योंकि अब टाइम क्या है, अब टाइम क्या है, बहुत कम है। उसी टाइम पे हमने उसको पकड़ लिया, तो टाइम जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और फोर्स जो है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है कि जब हम जो हाई जंप एथलीट होते हैं, जब वो जंप करते हैं, ठीक है, जो हाई जंप एथलीट होते हैं, जब वो हाई जंप करते हैं, तो उनके आगे जो है वो कुशन बैड होता है या फिर सैंड बैड होता है, उसके ऊपर जाके वो गिरते हैं। क्यों नहीं, वो उनके कुशन पैड क्यों रखा होता है? तो वो भी क्या करता है, कुशन पैड क्या करता है, टाइम को इंक्रीज करता है। टाइम को इंक्रीज करेगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को डिक्रीज करेगा और फोर्स को डिक्रीज करेगा। अब फोर्स अगर डिक्रीज हो जाएगा तो हमारे पैरों को, जो एथलीट है उसके पैरों को कम हर्ट होगा, क्योंकि वहां पर कम फोर्स लगेगा, ठीक है। तो एक और एग्जांपल है कि जब भी हम चलती बस से उतरने की कोशिश करते हैं, जब भी हम चलती बस से उतरने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा तो नहीं होता कि आपने किसी को देखा होगा, ऐसा उतरना नहीं चाहिए, लेकिन जैसे किसी को देखा हुआ आपने कि चलती बस से उतर रहे हैं, तो क्या वो एकदम से रुक जाते हैं? जैसे ही वो कूदते हैं क्या वो रुक जाते हैं? नहीं, वो ऐसा नहीं करते, वो उस बस के साथ धीरे धीरे दौड़ते हैं थोड़ी देर के लिए। क्यों? वो टाइम को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, कि वो सडन ना रुके, एकदम से चीज वो रेस्ट पे ना आए, टाइम जीरो ना हो एकदम से। अगर टाइम एकदम से जीरो हो जाएगा, टाइम बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा, तो आपका फोर्स इंक्रीज हो जाएगा और आपके पैरों में और हाथों में दर्द हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के, ठीक है। तो ये आपका सेकंड लॉ ऑफ मोशन था। अब करेंगे हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट exert a force on another object, the second object instantaneously exert a force back on the first. These two forces are equal in magnitude and opposite in direction. देखो ये तो रटने वाली चीजें हैं। देखो क्या होता है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इस बोर्ड के ऊपर फोर्स लगा रही हूँ, मैं इसको धक्का दे रही हूँ, इसको फोर्स लगा रही हूँ, पुश कर रही हूँ इसको,
तो जितना मैं इसको फोर्स लगा रही हूँ उतना ही ये जो वॉल है, ये जो बोर्ड है, उतना ही फोर्स ही मेरे को लगाएगा। तो जितना मैं फोर्स इसको लगा रही हूँ, मैं इसको कहूंगी एक्शन, मैं एक्शन कर रही हूँ। और जो वॉल, जो बोर्ड मेरे ऊपर फोर्स लगाएगा, उसे कहेंगे ये रिएक्शन कर रहा है। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तो थर्ड लॉ क्या कहता है कि हर एक एक्शन का ऑपोजिट रिएक्शन होता है, इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है, बट जो इनकी डायरेक्शन होती है वो ऑपोजिट डायरेक्शन होती है और मैग्नीट्यूड जो है वो बराबर होता है। जितने मैग्नीट्यूड से, मान लो मैं 5 न्यूटन मैग्नीट्यूड से इस जो ये बोर्ड है इसको क्या कर रही हूँ, फोर्स कर रही हूँ, फोर्स लगा रही हूँ इसके ऊपर, तो 5 न्यूटन का ही फोर्स ये बोर्ड मेरे ऊपर लगाएगा। ठीक है, 5 न्यूटन का ही फोर्स ये बोर्ड मेरे ऊपर लगाएगा। लेकिन बेटा फिर ये बात ये आती है कि फिर हम इसको मूव क्यों नहीं कर पाते हैं। ठीक है, हम इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, हम मूव कर रहे हैं, तो ये मूव क्यों नहीं कर पाता। बेटा वो डिपेंड करता है मास के ऊपर कि ऑब्जेक्ट का मास कितना है। ठीक है, अब थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि एक एग्जांपल देती हूँ आपको। मान लो ये एक वॉल है और वॉल से जो है एक स्प्रिंग जो है वो अटैच कर रखा है और इस ए स्प्रिंग से बी जो स्प्रिंग है वो हमने कनेक्ट कर रखा है और इस बी स्प्रिंग को हम अपने हाथों से खींच रहे हैं। ठीक है, पुल कर रहे हैं, अपने हाथों से पुल कर रहे हैं, इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। हम इसके ऊपर क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। अब जब हम इसको खींच रहे हैं, जब हम इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, तो जितना यहाँ पर स्केल आया उतना ही स्केल यहाँ पर आया। ठीक है, जितना स्केल यहाँ पर आया उतना ही स्केल यहाँ पर आया। मान लो यहाँ पर जो स्केल आया वो 5 आया, तो यहाँ पर भी जो स्केल आएगा वो 5 आएगा। इसका मतलब क्या है, जो बी जो स्प्रिंग है वो ए के ऊपर फोर्स लगा रहा है और उतना ही फोर्स जो है ए स्प्रिंग बी के ऊपर फोर्स लगा रहा है। ठीक है, जितना फोर्स बी स्प्रिंग ए के ऊपर लगा रहा है उतना ही फोर्स ए स्प्रिंग बी के ऊपर लगा रहा है। ठीक है, तो इक्वल फोर्स लगा रहे हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो जो स्केल है वो इस डायरेक्शन में है, इधर है, और इधर जो स्केल है वो इधर है, तो अपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जाम्पल देखो, थर्ड लॉ ऑफ मोशन के कुछ एग्जाम्पल देखो। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और एक्शन और रिएक्शन मैंने आपको बता दिया कि मैं अगर इस बोर्ड के ऊपर फोर्स लगाऊंगी तो ये मेरा एक्शन होगा और बोर्ड जो मेरे ऊपर फोर्स लगाएगा वो इसका क्या होगा, रिएक्शन होगा। तो एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है। अब हम करेंगे हाउ टू वी वॉक, कि हम वॉक कैसे कर पाते हैं, हम कैसे चल पाते हैं। तो एक बार ध्यान से देखिए कि हम चल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं। तो जब हम चलते हैं तो अपने पैरों को जो रॉड है, जो भी सरफेस है, फ्लोर है, उसको हम बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव करते हैं, पीछे की डायरेक्शन में हम क्या करते हैं, उसको पुश करते हैं। हम जब चलते हैं तो अपने पैरों से रॉड को पीछे की डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं। ठीक है, पुश करते हैं। ये हो गया हमारा एक्शन, कि हमने एक्शन किया, हमने रॉड को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश किया। अब रॉड क्या करेगा, इक्वल और अपोजिट रिएक्शन करेगा। इतना ही फोर्स जो है वो रॉड लगाएगा और हमें फॉरवर्ड, जैसे बैकवर्ड डायरेक्शन में हमने धगाया था, पुश किया था रॉड को, तो रॉड हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाएगा उतने ही फोर्स से, और इस वजह से हम चल पाते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है कि कैसे एक्शन और रिएक्शन होता है। तो हम चल पाते हैं क्योंकि इक्वल और अपोजिट फोर्स जो है वो रॉड जो है वो हमारे ऊपर लगा रहा है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। मैं एक बार फिर से समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जैसे रॉड के ऊपर जो है हम चल रहे हैं, तो हमारे जो पैर हैं उन पैरों की मदद से हम क्या करवाते हैं, हम पुश करते हैं उस रॉड को बैकवर्ड डायरेक्शन में। अब ये हो गया हमारा एक्शन, हमने एक्शन कर दिया। अब रोड जो है वो अपना रिएक्शन दिखाएगा। कैसे दिखाएगा, अब रोड जो है वो हमें मूव करवाएगा उतने ही फोर्स से, जितना हमने फोर्स लगाया रोड के ऊपर उतना ही फोर्स रोड हमारे पैर के ऊपर लगाएगा, और अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। मतलब हमने बैकवर्ड में किया था, तो अब रोड जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमें मूव करेगा। तो हम किस डायरेक्शन में चले गए, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और इस तरीके से हम चल पाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम गन, कि जब बुलेट जो है वो फायर की जाती है गन से,
ठीक है, गन से जब बुलेट को फायर किया जाता है। मान लो मेरे पास एक गन है और मैं क्या कर रही हूँ, उस बुलेट से गन है और उससे क्या कर रही हूँ, फायर कर रही हूँ। मैं क्या कर रही हूँ, फायर कर रही हूँ। तो जो बुलेट है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है। ठीक है, बुलेट जो है वो एक फोर्स के साथ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है, तो वो हो गया एक्शन। अब बुलेट क्या करेगी, वो गन के ऊपर बैकवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगी और उसकी वजह से जब हम फायर करते हैं तो जो हमारी गन है वो पीछे के डायरेक्शन में जाती है, वो पीछे की डायरेक्शन में होती है। इसे कहते हैं रिकॉइल ऑफ गन, कि गन जो है वो रिकॉइल हो रही है, पीछे की तरफ आ रही है। ठीक है, तो जितना फोर्स जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में बुलेट के ऊपर लगाया गया, बुलेट उतना ही फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में गन के ऊपर लगाएगी। इसे कहते हैं एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन था। एक और एग्जांपल है कि मान लो ये जो सेलर है, नाविक है, ये किसी सरफेस के ऊपर जा रहा है और यहाँ पर है नाव। अब ये क्या करेगा, इस नाव को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करेगा। जब ये ऊपर चढ़ रहा है, ये इसका पैर है, ये हाथ नहीं है। कभी तुम हाथ सोचो जैसा बना है, तो ये पैर से क्या करेगा, इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा और इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में करेगा। अब ये बोट क्या करेगी, अब ये बोट हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाएगी और इस वजह से ये जो है ऊपर सरफेस के ऊपर चढ़ पाता है। तो ये थी थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, अब हम करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है। मान लो कि हमारे पास दो बॉडीज हैं, एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉडी है जिसका नाम है ए और दूसरी ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है बी। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट हैं, दो बॉडी हैं। इसका मास, ए का मास है m1 और बी का मास है m2। ए जो है वो u1 वेलोसिटी से जा रही है और बी जो है वो u2 वेलोसिटी से जा रही है। और मान लो u1 जो है वो ज्यादा है u2 से। अब u1 अगर ज्यादा है u2 से तो ये क्या करेगी, a जो है वो कोलाइड कर जाएगी b के साथ। तो a जो है वो मान लो b के साथ क्या कर गई, कोलाइड कर गई। ये a है, ये b है। अब ये क्या कर गई, कोलाइड कर गई। a ऑब्जेक्ट ने फोर्स लगाया b ऑब्जेक्ट के ऊपर और उतना ही ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया बी ऑब्जेक्ट ने ए के ऊपर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, F2 फोर्स लगाया बी ऑब्जेक्ट ने ए ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो यहां पर हो गया कोलिजन। अब कोलिजन के बाद ये जो ऑब्जेक्ट है ये फिर से मोशन में आगे मूव करने लगे। अब ये जो वेलोसिटी है, इसकी जो वेलोसिटी है वो है v1 और इसकी जो वेलोसिटी है वो है v2। इसका मास पहले m1 था, m2 है, जो कि सेम रहेगा। अब देखिए क्या होता है, ये है बिफोर कोलिजन, ये है आफ्टर कोलिजन और ये है एट कोलिजन। अब हमें प्रूव क्या करना है, अब हमें प्रूव करना है कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन जो है वो बराबर होता है टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन के। देखिए कैसे, बिफोर कोलिजन जो मोमेंटम होगा, देखो वो किसके बराबर होगा, मोमेंटम हमें पता है किसके बराबर होता है। तो मोमेंटम जो बिफोर कोलिजन है वो होगा m1u1 प्लस m2u2 के बराबर। और आफ्टर कोलिजन जो मोमेंटम होगा वो किसके बराबर होगा, बिफोर कोलिजन के। आफ्टर कोलिजन क्या होगा, m1v1 प्लस m2v2, m1v1 और m2v2 इसके बराबर हो गया। और ये हमें करना है प्रूफ। देखो अब इसको कैसे प्रूव करेंगे, देखो तो भाई हम प्रूव कर रहे हैं कि थर्ड लॉ जो है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, वो क्या कहता है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि F1 जो है वो किसके बराबर होगा, माइनस F2 के। देखो F1 और F2 क्या है, F1 है कि A ऑब्जेक्ट F1 फोर्स लगा रहा है B ऑब्जेक्ट के ऊपर और B ऑब्जेक्ट इतना ही फोर्स लगा रहा है, F2 फोर्स लगा रहा है A ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो F1 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, माइनस F2 के बराबर हो जाएगा। ये क्या कौन कहता है, हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है। ये कौन कहता है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है। अब देखो सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि
फोर्स जो होता है वो किसके बराबर होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है। ये हमने सेकंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा था। अब बस यहाँ पर हम अप्लाई कर देंगे। देखो F1 जो है उसको हम रख देंगे मास इनटू एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट, तो F1 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, m2 इंटू a2 इज इक्वल टू माइनस m1 इंटू a1 के बराबर। देखो यहाँ पर F1 था लेकिन M2 लिखा है और A2 लिखा है, ऐसा क्यों हुआ है? देखो जो F1 फोर्स है वो A ऑब्जेक्ट B के ऊपर लगा रही है, तो जो B के ऊपर जो इफेक्ट पड़ रहा है वो हम बता रहे हैं, ठीक है। F1 फोर्स जो है वो B ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा है और जो F2 फोर्स है वो किसके ऊपर लग रहा है, A ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा है, ठीक है। तो इसीलिए F1 जो है वो किसके ऊपर लग रहा है, M2 मास के ऊपर और A2 इसका एक्सेलरेशन है, तो इसलिए हमने लिखा M2 इंटू A2, ये किसके बराबर होगा, माइनस M1 इंटू A1 के बराबर होगा, ठीक है। तो M2 इंटू A2 जो है वो किसके बराबर होगा, माइनस M1 A1 के बराबर हो गया। अब A2 देखो, A जो है वो किसके बराबर होता है, तो A जो है वो बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हमें यहाँ पर अप्लाई करना है ए की वैल्यू के अंदर, ठीक है। तो M2 इंटू A2 देखिए क्या होगा, ठीक है। A2 क्या होगा, A2 होगा, तो M2 इंटू A2 के बराबर होगा M2 इंटू A2, A2 को हम क्या लिखेंगे, V2 माइनस U2 डिवाइड बाई टाइम, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, और ये किसके बराबर होगा, माइनस M1 इंटू A1, A1 बताओ कितना होगा, V1 माइनस U1 डिवाइड बाय टाइम। तो ये देखो यहाँ से क्या होगा, टाइम जो है वो टाइम से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आ गया कि M2 इंटू V2 माइनस U2 जो है वो किसके बराबर होगा, माइनस M1 V1 माइनस U1 के बराबर होगा, ठीक है, इसके बराबर हो गया। अब देखो, अब ये जो M2 है इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम V2 के साथ भी और U2 के साथ भी, उसी तरीके से M1 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे V1 के साथ भी और U1 के साथ भी, तो देखिए क्या आएगा, M2 V2 माइनस M2 U2 इज इक्वल टू माइनस M1 V1 माइनस सॉरी प्लस, देखो यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस है तो प्लस का सिंबल आएगा, M1 U1 के बराबर हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो V1 वाली टर्म है, जो नेगेटिव टर्म है, उसको इस तरफ लेके आएंगे, अगर इस तरफ लेके आएंगे तो ये माइनस की है तो अब किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, तो M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू M1 U1। अब ये जो माइनस M2 U2 है, अगर हम इसको दूसरी डायरेक्शन में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस M2 U2 के बराबर हो जाएगा। तो M1 V1 जो है प्लस M2 V2 इज इक्वल टू M1 U1 प्लस M2 U2, और यही तो हमें प्रूव करना था, यही तो हमें प्रूफ करना था कि M1 V1 प्लस M2 V2, M1 V1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 U1 प्लस M2 U2। तो मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम बिफोर कोलिजन। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि मोमेंटम आफ्टर कोलिजन जो है वो बराबर होगा, इक्वल होगा किसके, मोमेंटम बिफोर कोलिजन के। तो यही था हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जिसको हमने